आज हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है वो यूनिट 4 है और इसमें हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन कैसे होती हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन है सेक्शन 4.1, इसमें यह है कि हमारे पास जितने भी बिजनेसेस हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। And when we deliver different types of goods, we pay our workers etc. We have been using equations. यानी हम बिजनेस में जितने भी काम करते हैं, जितने भी कैलकुलेशंस करते हैं, हम अपनी जितनी मुख्तलिफ किस्म की एशिया की ख़रीद फरोख्त करते हैं और हम अपने वर्कर्स जो हैं उनको पेमेंट्स करते हैं, तो उसके अंदर हम यानी डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम उनकी कैलकुलेशंस करते हैं। इक्वेशंस बेसिकली क्या होती हैं कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं वेयर वी यूज़ द सिंबल इक्वल टू। इसमें हम क्या करते हैं, इक्वल टू के सिंबल इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे पास इक्वेशन बनती है। और इक्वेशंस जो है वो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं और इस चैप्टर में हम ज़्यादातर लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी लीनियर वो इक्वेशन है कि जिनकी डिग्री 1 हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वो होती हैं कि जिनकी डिग्री 2 हो। ये जो इक्वेशंस हैं इन्वॉल्व वन और मोर वेरिएबल्स और इनके जो सॉल्यूशंस होंगे उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल्स के थ्रू। और equations play an important role to solve different types of business problems, economics problems, banking, stock market and agriculture and many other fields। ठीक है, यानी इक्वेशंस के अंदर ये जितने टाइप की प्रॉब्लम्स हमारे पास होते हैं, हम इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर में जो हम लर्न करेंगे वो क्या होगा जी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस जो हैं उनकी क्या खसूसियात हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद उनकी रिप्रेजेंटेशन लीनियर इक्वेशंस की और लीनियर इक्वेशंस विद इन वेरिएबल्स। हमारे पास इन वेरिएबल से मुराद ये है कि इनकी वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, यानी 2 वेरिएबल में है, 3 में है, 4 में, एंड सो ऑन। इसके बाद हम इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे लीनियर इक्वेशंस की। इसके बाद हम इसमें कंसेप्ट्स देखेंगे, इंटरसेप्ट्स क्या होता है, स्लोप क्या होती है, 2 पॉइंट फार्मूला क्या होता है और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। इसके अलावा हम डिटरमिन करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे मालूम करते हैं। और उसके अलावा हम लीनियर इक्वेशंस मोर देन 2 वेरिएबल्स है उनके बारे में स्टडी करेंगे। सेक्शन 4.2 हमारे पास जो है ये हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, यानी लीनियर इक्वेशंस है ये सेक्शन या यूनिट के मकासद क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट्स द स्टूडेंट विल बी एबल टू understand the basic concepts of algebraic and graphical characteristics of linear equations। जब हम ये यूनिट पढ़ लेंगे तो स्टूडेंट्स जो हैं वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो उन कंसेप्ट्स को सीखें जो कि अलजेब्राइक और ग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लीनियर इक्वेशंस की। यानी अलजेब्रिक तरीक़ाकार क्या है और ग्राफ की फॉर्म में हम उनको कैसे ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा हमारा मकसद क्या है कि हम अंडरस्टैंड करें द नोशन ऑफ स्लोप इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस फॉर सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। यानी स्लोप कैसे मालूम करते हैं, स्लोप से क्या मुराद है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो इक्वेशनें हैं उनको हम मुख्तलिफ़ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। और हम ये इलस्ट्रेट करेंगे द एप्लीकेशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। अच्छा, अब हमारे पास ये है कि 4.3 में है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन से क्या मुराद है, उसकी खसूसियात क्या है। अब हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है 2 वेरिएबल्स में वो ये होती है ax + by = c।
जिसमें ए, बी और सी कांस्टेंट्स होंगे, यानी ये फिक्स्ड वैल्यूज है, इनकी वैल्यू कोई भी हो सकती है 1 2 3 4 सो ऑन, और एक्स और वाई जो है वो वेरिएबल हैं। और लीनियर इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन होती है, इस इन इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है बिटवीन टू वेरिएबल्स, जो कि दो वेरिएबल्स के अंदर होती है, दैट गिव्स ए स्ट्रेट लाइन व्हेन प्लॉटेड ऑन ग्राफ। यानी लीनियर इक्वेशन ये है कि अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन देती है। और लीनियर इक्वेशंस आर फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस, और इनको फर्स्ट डिग्री इक्वेशन भी कहा जाता है क्योंकि इनकी डिग्री एक होती है। और पावर ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व आर एग्जैक्टली वन, यानी इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर हमेशा क्या होती है, वन होती है। और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास जो है लीनियर इक्वेशंस की वो ये हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब यहाँ y की डिग्री भी 1 है, x की 1 है, लिहाजा ये लीनियर इक्वेशन है। इस तरह 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये भी लीनियर इक्वेशन है चूंकि इसमें भी x और y की डिग्री 1 है। इस तरह y बाई 2 प्लस x इज इक्वल टू 3, ये भी लीनियर इक्वेशन है, यहाँ भी x और y की डिग्री 1 है। बाकी जो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो भी हों, हमने सिर्फ वेरिएबल की डिग्री देखनी होती है, अगर वो 1 है तो वो आपके पास इक्वेशंस की होंगी, लीनियर होंगी। अब हम आते हैं सेक्शन 4.4 की तरफ, कि लीनियर इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, उसका इजहार कैसे करते हैं। तो इसके लिए ये है कि हमारे पास फर्ज किया कि एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये जनरल इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन की, इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशंस। मतलब सेट नोटेशन में हम इसको क्या कहते हैं कि S is equal to x y such that ax plus by is equal to c, यानी ax plus by is equal to c हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, और इसमें x और y वो पॉइंट्स हैं जो कोई वैल्यू भी हो सकती है, जो हम नीचे फाइंड आउट करेंगे। अब हमारे पास एग्जांपल 1 है, इसमें कहते हैं कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन y is equal to 2x plus 1। अच्छा, अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं जी, कि फर्स्ट we take some values of x and fix the corresponding value of y with the help of the given linear equation। इसमें ये होगा कि हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और उसके अगेंस्ट हमारे y की वैल्यू आएगी, और वो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स बनते जाएंगे, फिर उनको हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। तो हम इससे क्या करेंगे, वी कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग टेबल, नाउ ड्रा दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, लेट अस सी। अब हमारे पास ये है कि एक टेबल बनाएंगे हम, इसमें ये होगा कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन थी। अब चूंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड है ये y, इसको हम आउटपुट कहते हैं, और ये राइट हैंड साइड है ये इनपुट है, यानी इनपुट वेरिएबल x है, तो हम एक x वेरिएबल एज इनपुट लेंगे। अब x की जो वैल्यू यहाँ दर्ज करेंगे तो उसके अगेंस्ट y की वैल्यू आएगी, और ये आप x की वैल्यू कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी मैं फर्ज किया ये -1 से स्टार्ट की, या -5 -4 से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 से जो भी वैल्यू करेंगे, और उसके अगेंस्ट y की वैल्यू निकलती आएगी। फर्ज किया कि हम x की वैल्यू -1 रखते हैं, तो यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये 2 इंटू -1 -2 हो जाएगा, और -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इट मीन्स कि y की वैल्यू -1 आएगी, यानी x की वैल्यू -1 पुट करने से y की वैल्यू -1 आएगी। इस तरह x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करें तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 1 1, तो x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू क्या आई 1। इसी तरीके से x की वैल्यू 3 पुट करें, 3 2 6, 1 पुट करें, 1 2 2 2 प्लस 1 3, तो 1 और 3 आ जाएगा। इस तरीके से 2 पुट करेंगे, 2 2 4 1 5 2 5, ये मुख्तलिफ यानी x की वैल्यू पुट करने से y की वैल्यूज आई, और ये डिफरेंट पॉइंट्स आए। अब इन पॉइंट्स को आप ग्राफ पे भी ड्रा कर सकते हैं। मसलन ये हमारे पास x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। अब चूंकि हमने इसमें x -1 से स्टार्ट किया हुआ है, तो -1 -0.5 0.51 1.5 2 2.5 एंड सो ऑन। इस तरह y एक्सिस पे -1 0 1 2 3 4 सो ऑन, आप ऐसे चलेंगे। अब यहाँ ये होगा कि ये लाइन कैसे ड्रा होगी,
कि आप ये करेंगे कि x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, तो वो ये वाला पॉइंट आ जाएगा x0 y1। अब x0 ये है, ठीक है, और y1 ये है, तो ये पॉइंट आ जाएगा, यानी यहाँ पे आप एक पॉइंट ड्रा करेंगे। इस तरह x की वैल्यू 1 और y की 3, x की वैल्यू 1 है और y की 3 है, यानी ये इस जगह पे एक पॉइंट आएगा। उसके बाद x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 5 है, ये x2 और y5 है, ये पॉइंट आ जाएगा। अब ये जो पॉइंट्स होंगे आप इनको सिंपली मिलाएंगे तो ये एक लाइन बनेगी, और ये लाइन बेसिकली 2x + 1 इस इक्वेशन की है, यानी लीनियर इक्वेशन की लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमने शुरू में कहा था। और ये फिगर 4.1 है, ये कहता है कि ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y = 2x + 1। अब हम एक और प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं और एग्जांपल 2 है। अच्छा, एग्जांपल 2 में क्या कहता है कि हमारे पास एक कंपनी है, हैज़ ए फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ $7,000, ठीक है, यानी $7,000 की उसने कोई एक फिक्स्ड कॉस्ट रखी हुई है। इस चीज़ के लिए फॉर प्लांट इन इक्विपमेंट्स, यानी कुछ प्लांट्स परचेज करने हैं या इक्विपमेंट्स करने हैं, तो उनके लिए उन्होंने एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो $7,000 की रखी है। और इसमें क्या कहता है कि वेरिएबल कास्ट $600 फॉर ईच यूनिट ऑफ द आउटपुट। फिर उसमें उन्होंने एक वेरिएबल कास्ट भी रखी है जो कि $600 है। वेरिएबल यानी जो चेंज हो रही है, फिक्स्ड जो फिक्स्ड है। व्हाट इज द टोटल कास्ट एट वेरिंग लेवल ऑफ आउटपुट। कहता है कि टोटल कास्ट जो इसकी वेरिंग लेवल पे है, लेवल्स पे है, वो क्या है आउटपुट की। अब हमें वो आउटपुट की वेरिंग कास्ट हमें पता नहीं है, तो हम ये कहते हैं फर्ज किया कि हमारे पास यूनिट्स ऑफ आउटपुट्स जो है वो x है, और जो टोटल कास्ट c है तो वो क्या है, फिक्स्ड कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट। फिक्स्ड कास्ट कितनी है 7,000 और वेरिएबल कास्ट जो है वो 600x, ठीक है। इसमें चूंकि हमें वेरिएबल कास्ट में फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास यानी ये जो c है 700 + 600x, और x की वैल्यूज हमने देनी है, यानी आउटपुट यूनिट जो है वो हमें बताने हैं। अब हम कुछ वैल्यूज रखते हैं। फर्ज किया कि अगर हम आउटपुट यूनिट 15 रखते हैं, तो यहाँ पे 15 रखेंगे, तो 1500 को 600 से ज़रूर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको 7,000 में जमा करेंगे, तो ये 16,000 आ जाएगा। यानी हमारे पास x अगर 15 रखेंगे तो c की वैल्यू, कास्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 16,000। इसी तरीके से हम x की वैल्यू जो है वो 30 रखेंगे, यानी 30 यूनिट, तो 30 को 600 से ज़रूर दें और उसमें 7,000 जमा करें, तो ये हो जाएगा 25,000। 30 और 25,000। इसी तरीके से आप 45 रखें इंसान, तो ये आपके पास एक यानी आउटपुट कास्ट बनती जाएगी। अब अगर आप इसको प्लाट करना चाहें तो वो ऐसे ही है कि आपने x की वैल्यू 15 रखी, तो y की वैल्यू यानी इस साइड पे 15,000 बनी। 30 रखी तो वो इतनी 25 बनी, यानी आप इस साइड पे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, और इस साइड पे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 इंसान रखेंगे। तो हमने भी जस्ट 2 पॉइंट्स जो है वो लिखे थे, एक ये और दूसरा ये। इसी तरह 45 पे आगे आपकी यहाँ कोई भी लाइन आ जाएगी, इस तरह 60 पे आपकी कोई यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती जाएगी आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, एग्जांपल 3 है। इसमें क्या कहता है कि आप ग्राफ करें x + 2y = 7। अच्छा, अब इसमें हम क्या काम करेंगे, हमें चूंकि y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y फाइंड आउट करेंगे, y इंटरसेप्ट। तो इसमें क्या होगा जी कि x 0 पुट करेंगे, x + 2y = 7, x की वैल्यू 0 पुट करें, 2y = 7 हो जाएगा, और y 7/2 हो जाएगा, which is equal to 3.5. Similarly, x intercept is found letting y is equal to 0. इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपके पास x इंटरसेप्ट और एक होता है y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट से मुराद ये कि जो x एक्सिस पे कट करे, और y इंटरसेप्ट है जो y पे कट करे।
तो आप y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए x 0 पुट करेंगे और x इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए y 0 पुट करेंगे। पहले हमने x को 0 पुट किया इसमें, तो हमारे पास y की वैल्यू आई। अब हम इसी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो y 0 पुट करेंगे तो x प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमें क्या मिला, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो है वो 7 और 3.5 रिस्पेक्टिवली, यानी x इंटरसेप्ट हमारे पास 7 आया और y इंटरसेप्ट हमारे पास 3.5 आया। और हमारे पास जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, 7, 0 यानी x की वैल्यू 7 आई जब y 0 पुट किया, और 0 और 3.5 जब हमने y 0 पुट किया तो x की वैल्यू 3.5 आई है। तो ये भी एक तरीकाकार है कि इसके मुताबिक आप फाइंड आउट सॉल्यूशन कर सकते हैं। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल 4 की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल 4 में क्या कहते हैं जी कि एक कंपनी है जो कि प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट्स को फॉर विच द फिक्स्ड कास्ट इज 80,000। ठीक है, यानी फिक्स्ड कास्ट 80 है और वेरिएबल कास्ट पर यूनिट $6 है, और सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट इज $10 है, और नंबर ऑफ यूनिट्स फाइंड आउट करें दैट मस्ट बी सोल्ड टू मेक द प्रॉफिट ऑफ 60,000। अब हम ये कहते हैं कि फर्ज किया कि x रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड, और वेरिएबल कास्ट क्या हो जाएगी, क्योंकि उसने कहा हुआ 6x हो जाएगी। अब हमने इसी को देखना है कि हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। अब यहाँ ये होगा कि जो टोटल कास्ट है वो वेरिएबल कास्ट प्लस फिक्स कास्ट होगी, और वेरिएबल हमारे पास 6x थी, टोटल 80,000 थी। और प्रॉफिट बेसिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट उसने कहा है 60,000 का मिला है, और प्रॉफिट आपके पास ये होगा कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल कास्ट निकालेंगे, और रेवेन्यू उसने कितने कहा था, 10x, और हमारे पास रेवेन्यू इतना था, टोटल कास्ट आ जाएगी 6x प्लस 80,000, तो 60,000 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10x माइनस 6x 4x हो जाएगा, और माइनस 80,000, और यहाँ से आपके पास ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 60 प्लस 80 140 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4x, और x हो जाएगा 140,000 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 35,000। x की वैल्यू 35 आई है, तो 35 यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू प्रोड्यूस ए प्रॉफिट ऑफ 60,000, और उसके मुताबिक आप इसको अकॉर्डिंगली ग्राफ भी करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं जी। x प्लस 2y इक्वल टू 7। अच्छा, ये वाली एग्जांपल ऊपर प्लॉट की हुई है। इसमें भी ऐसे है कि आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी y। अच्छा, ये पहले वाली है, इसका ये ऊपर वाला ग्राफ आता है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं जी, एग्जांपल 5 की तरफ। अच्छा, एग्जांपल 5 में क्या कहता है कि 5 Mary paid 8% sale tax and $68 for delivery when she bought a new TV for a total of $1,886.5. Find the purchased price of a TV. अच्छा, इसमें यह है कि एग्जाम्पल 5 है, मेरी पेड 8% सेल टैक्स। ठीक है, मेरी ने 8% सेल टैक्स दिया, और $68 जो हैं डिलीवरी के लिए दिए, व्हेन शी बॉट ए न्यू टीवी फॉर ए टोटल ऑफ इतने $, और आपने क्या करना है कि फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द टीवी। अब हम इसको देखते हैं कि हमें चूँकि परचेज प्राइस ऑफ टीवी पता नहीं है, तो हम उसको कहेंगे एक्स ने नोट था परचेज प्राइस, और सेल टैक्स कितना है 8%। 8% से बना दिया कि 8/100,
वो 0.08 हो जाएगा, तो सेल टैक्स 0.08x हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो $68 हैं, और हमारे पास जो टोटल कास्ट है वो $1886.5 है। तो लिहाजा टोटल कास्ट हमारे पास अगेन क्या हो जाएगी, ये जो सेल कास्ट है प्लस डिलीवरी चार्जेस और प्लस परचेज प्राइस। और ये चूँकि सेल टैक्स जो लगेगा, डिलीवरी चार्जेस भी लगेंगे, प्लस परचेज प्राइस जिस पे आपने उसको परचेज की टीवी को। तो टोटल कास्ट उसने बताई हुई थी 1886.5 विच इज इक्वल टू 0.08 जो एक्स सेल टैक्स आ गया, डिलीवरी चार्जेस 68 थे, और परचेज प्राइस जो हमने कहा कि हमें पता नहीं है तो उसको हमने एक्स से डिनोट किया था। तो अब ये जो है ये और ये इकट्ठे हो जाएंगे, तो 0.08 प्लस 1.08 एक्स हो जाएगा, और ये 68 को आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1.0x इज इक्वल टू 18.5 हो जाएगा, और x हो जाएगा ये 1.08 इस पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी जी, 1683.8। अब इसमें कहता है द परचेज प्राइस ऑफ द टीवी इज 1683.8, ये हमारे पास आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास एग्जांपल 6 है, और एग्जांपल 6 में ये कहता है जी कि an economist studied the supply and demand for aluminium siding। ठीक है, वो उसने क्या स्टडी किया, सप्लाई और डिमांड को स्टडी किया, किसकी, एल्युमिनियम साइडिंग की। एंड फाउंड, और उसे पता चला दैट द प्राइस पर यूनिट पी एंड डिमांड क्यू आर रिलेटेड बाय द लीनियर इक्वेशंस। उसने जो लीनियर इक्वेशन है इस कहा कि इससे वो मिलती जुलती हैं, विच इज पी इज इक्वल टू 60 माइनस 3/Q, यानी पी यूनिट जो है वो प्राइस है और क्यू जो है वो डिमांड है, यानी प्राइस जो है वो 60 माइनस 3/4Q, यानी 60 में से क्यू का 3/4 ऐसा निकालें तो वो आपकी प्राइस बनती है। इस इक्वेशन या इस एक्सप्रेशन से ये मराद है। तो अब वो क्या कहता है कि फाइंड द डिमांड एट विच प्राइस ऑफ 50 पर यूनिट। अब वो डिमांड जो है वो फाइंड आउट करेंगे जिसमें प्राइस जो है वो 50 पर यूनिट्स है। तो अब हम इसको देखते हैं कि हमें चूँकि प्राइस जो है वो पी इजिकल टू 50 दी है, और पी इजिकल टू 60 माइनस 3/4 क्या होता है, तो 50 पी की जगह 50 पुट किया इजिकल टू दिस, और 60 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -10 इजिकल टू -3/4 की, और माइनस माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा ये यानी तकसीम और आधे से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 इंटू 4 40, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40/3, और 40/3 जो है वो नियरली 13 यानी 13 कुछ बनता है, तो नियरली इक्वल टू 13 यूनिट्स। जब ये सिंबल लिखते हैं तो सिमराज ये वो नियरली इक्वल है, जब ये लिखते हैं तो ये एग्जैक्टली इक्वल होता है। विल बी डिमांडेड एट द प्राइस ऑफ $50 पर यूनिट्स, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम जो है सेक्शन 4.5 जो है इसमें क्या देखते हैं जी कि लीनियर इक्वेशंस विद इनवेरिएबल्स। ठीक है, यानी इनवेरिएबल के साथ हम लीनियर इक्वेशंस को स्टडी करते हैं। A linear equation which has n number of variables is called the linear equations with n variables। और इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो ये है कि a1 x1 a2 x2 plus 1 n xn is equal to b, यानी a1 फर्स्ट a2 a3 अप टू 1 an, ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, ये कोएफिशिएंट्स हैं, और x1 x2 x3 x1 xn ये वेरिएबल्स हैं आपके पास। अब हम इसकी ग्राफिकल करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि graphing two variable equations। ठीक है, graph the linear equations involving two variables in a straight line, or sketch the graph of linear equations
we have to consider the following steps. इसमें नंबर 1 ये है कि आप आइडेंटिफाई करें और प्लॉट करें द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स विच लाई ऑन द लाइन। यानी लाइन पे जो भी कोई भी 2 पॉइंट्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई करें और उनको प्लॉट करें। और दूसरे नंबर पे क्या है कि कनेक्ट करें 2 पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन के साथ। और नंबर 3 जो है वो क्या कहते हैं कि आप एक्सटेंड करें स्ट्रेट लाइन को बोथ डायरेक्शन में, जैसे ही आपको जितना चाहिए आपको। अब हमारे पास एक एग्जांपल है कि जिसके अंदर हमने स्केच करने ग्राफ को इक्वेशन का कि जो कि 2x - 3y = 12 है। इसमें हम ये काम करेंगे कि सबसे पहले हम किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में लेके आएंगे, यानी 3y को आगे ले जाएं, 3y हो जाएगा 2x - 12 और y हो जाएगा 2x - 12/3 हो जाएगा 2/3 x - 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी 2/3 x - 4 और एक x। अब x की वैल्यू देंगे तो y की वैल्यू जाती जाएंगी। सेम काम जो हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, तो हमारे पास पॉइंट्स बनते जाएंगे। अब x की वैल्यू फर्स्ट आप 0 दें तो 0 × 0 हो जाएगा तो -4 हो जाएगा, 0 - 4। x की वैल्यू 1 दें 2/3 - 4 सॉल्व करेंगे तो -4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -3.33 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 देंगे 2 2 4/3 - 4 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -2.6 हो जाएगा एंड सो ऑन। और इस तरह x की वैल्यू जब आप 6 देंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आ गए इस इक्वेशन के लिए। अब आप इनको प्लॉट कर सकते हैं सिंपल। प्लॉट कैसे करेंगे जी? लेट अस सी। यानी आपने x की वैल्यू पहले 0 रखी, 1 2 3 4 so on। इसी तरीके से y की वैल्यूज उसके अगेंस्ट आपके पास आती जाएंगी और उन पॉइंट्स को आपने क्या कर देना है, कंबाइन करना है। ये 0 पे x0 करेंगे y -4 आएगा, x1 करेंगे y -3.3 आएगा, x2 करेंगे y -2.66 आएगा, x3 करेंगे y -2 आएगा, x4 करेंगे y -1.33 आएगा। उन सारे पॉइंट्स को आपने कंबाइन कर लेना, बस सिंपल। अब हम आते हैं सेक्शन 4.7 में कि इंटरसेप्ट बेसिकली क्या होता है। इंटरसेप्ट बेसिक वो पॉइंट्स होते हैं कि जो वेयर अ ग्राफ क्रॉसेस द x एंड y एक्सिस। यानी आपके पास ग्राफ है, उसमें एक x एक्सिस होता है और एक y एक्सिस होता है। x एक्सिस पे जो क्रॉस करे वो x इंटरसेप्ट होता है और y एक्सिस पे जो क्रॉस करे वो y इंटरसेप्ट होता है। यानी x एक्सिस पे जो कट करे उसको तो एरिया x एक्सिस x इंटरसेप्ट होगा और y पे कट करे वो y इंटरसेप्ट होगा। अब हमारे पास x इंटरसेप्ट क्या है? द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ गिवन पॉइंट वेयर द ग्राफ intersects the x-axis is named as x-intercept on the graphical representation and is obtained by setting y = 0। यानी x-intercept कब आपको obtain होता है कि जब आप y 0 पुट करेंगे तो वो x-axis पे वो intersect करेगा। और इसके लिए फर्ज किया हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है ax + by = 0 ac। यहाँ पे हम क्या करेंगे, b की वैल्यू 0 पुट करें तो ax = c हो जाएगा। और अब उसके बाद आप दोनों साइड पे a से डिवाइड करें तो x = c/a हो जाएगा। तो यानी x इंटरसेप्ट के लिए x = c/a इसकी जनरल फॉर्म आ जाएगी। Since c and a are constants, so we take c/a, यानी c/a को हम सिंपली किसी k को रख लेते हैं। तो ग्राफ द equation x = k is the vertical line crossing the x-axis and x = k. For these quantities there is x-intercept k, 0 but no y-intercept unless k = 0।
फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू 3 रखते हैं। तो अब आपके पास ये है x एक्सेस और ये है y एक्सेस, ठीक है। तो अब आपके पास x3 रखेंगे ये, तो ये जो है ये लाइन बनेगी जो कि y की पैरेलल होगी, ये वाली लाइन। तो इसको हम कहेंगे x इंटरसेप्ट एट x इज इक्वल टू 3। इस तरह 2 पे करेंगे तो ये वर्टिकल लाइन बन जाएगी, 1 पे करेंगे तो ये बन जाएगी। इसी तरीके से y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट के लिए सेम उसका रेसिप्रोकल होगा कि ये आपको ऑब्टेन होगी जब आप x0 पुट करेंगे। अब आपके पास एक इक्वेशन है, फर्ज की x प्लस बी वाई इक्वल टू 0, सी जनरल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल की फॉर्म में, और यहाँ अब आपको a0 करना पड़ेगा तब x0 होगा। a0 पुट करेंगे तो ये इंटू 0 इंटू एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, बी वाई इक्वल टू सी हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, c बाई बी हो जाएगा। और अब c बाई बी इज कांस्टेंट है, आप उसको क्या कह दें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा। और यहाँ भी अगेन अब आपके पास सेम केस है, जैसे हम y3 पुट करते हैं वो x एक्सिस की पैरेलल होगी, y3 ये वाली लाइन है। फिर y4 करेंगे तो यहाँ लाइन हो जाएगी वो x एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन जो है वो 4.8 आती है, और इसमें स्लोप क्या चीज़ है। स्लोप क्या है, बेसिकली द इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन whether it rises or goes up or fallen down as we move from left to right along the axis, and the rate at which the line rises or falls। ये बेसिकली क्या है, एक इंक्लिनेशन है लाइन की, लाइन को इंक्लिनेशन है उसकी, जो कि या राइज होती है या गोज अप होती है या फॉल डाउन होती है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। और स्लोप ऑफ लाइन में भी पोजीशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो आर अनडिफाइंड। और ये किसी भी लाइन की जो स्लोप है वो आपके पास पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, या अनडिफाइंड हो सकती है। अब हमारे पास अगर ऐसी लाइन विच हैज़ ए पॉजिटिव स्लोप, तो ये राइज करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ये लेफ्ट टू राइट राइज करेगी, ये इसकी कंडीशन है। और इसी तरीके से अगर आपके पास नेगेटिव स्लोप है, ये लेफ्ट टू राइट फॉल करेगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसकी स्लोप जो है वो ज़ीरो होती है, और वर्टिकल लाइन जो है उसकी स्लोप अनडिफाइंड होती है। तो ये हमारे पास इसके स्लोप के 4 केसेस आते हैं। तो अब इसमें आप ये देखें कि ये स्लोप जो है वो फॉल डाउन हो रही है, और ये क्या हो रही है, राइज हो रही है, और ये हॉरिजॉन्टल है, और ये क्या है, वर्टिकल है। यानी पॉजिटिव स्लोप वो है कि जो लेफ्ट से राइट फॉल राइज करती है, और नेगेटिव स्लोप वो है जो लेफ्ट से राइट फॉल करती है, और नो स्लोप वो है कि जिसमें वो इक्वल हो उसके बिल्कुल, और अनडिफाइंड स्लोप वो है जो यानी वर्टिकल लाइन के लिए हो, हॉरिजॉन्टल के लिए है, वर्टिकल लाइन के लिए। तो ये इसके 4 केसेस स्लोप्स के आ गए हैं। और जनरली जो स्लोप है उसको हम कहते हैं डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, यानी वाई और एक्स के अंदर जो चेंजेस हैं उनको हम स्लोप कहते हैं। और वेयर डेल्टा वाई इज चेंजेस इन वाई और डेल्टा एक्स इज चेंजेस इन एक्स। अब बेसिक ये है कि आपके पास ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, और ये एक लाइन है जो कि x1 y1 एक पॉइंट, x2 y2 एक और पॉइंट है। अब x में चेंजेस क्या होंगी कि फर्ज किया कि x2 माइनस x1 ये चेंजेस इन x होंगी, तो जिसको हम डेल्टा x कहेंगे। इस तरह y2 माइनस y1 ये वाली लाइन है, ये चेंजेस इन y होंगी, तो ये इसको हम डेल्टा y कहेंगे।
यानी ये बेसिकली ये है कि ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक एरिया है ये चेंजेस इन y है, और ये वाला एरिया जो है ये चेंजेस इन x है। अब ये जो चेंजेस इन y डिवाइड बाय चेंजेस इन x जो है उसको हम स्लोप कहते हैं। बेसिकली ये चीज़ होती है। अच्छा, अब हमारे पास 2 पॉइंट्स फार्मूला क्या होता है कि फर्ज किया हमारे पास वी कैन डिटरमिन द स्लोप यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला। द स्लोप m of straight line connecting 2 points x1 y1 x and x2 y2 is। अब हमारे पास स्लोप क्या है, डेल y और डेल x है, और इसी को 2 पॉइंट्स में हम क्या कहते हैं, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, जब जिसमें x और 1 x2 के भी इक्वल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अब हमारे पास एग्जांपल 8 में क्या कहते हैं कि फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स 1 1 और 2 4। अब ये नहीं, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, उनकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि 2 पॉइंट्स को स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो जनरल फार्मूला बनता है वो क्या है कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। और इसका सिंपल तरीका ये है कि आपके पास x1 y1 आएगा और ये x2 y2 आ जाएगा, और x1 y1 x2 y की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्लोप आ जाएगी। यानी बेसिकली ये हो जाएगा x1 है 1 y1 1, x2 2 है और y2 4 है, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 4 माइनस 1 और 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, 3 बाई 1, तो क्या हो जाएगा 3, तो लिहाजा 1 1 और 2 4 पॉइंट्स जो इनकी स्लोप क्या आई है, 3 आई है। अब आप अगर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये जो है ये पॉइंट्स 1 1 है, और ये वाला जो है वो सेकंड पॉइंट जो 2 4 है, यानी x एक्सिस पे 2 के y पे 4 के, ये पॉइंट आया और ये लाइन है, तो ये बेसिकली स्लोप कहलाएगी, यानी इसकी स्लोप 3 है। इसी तरीके से जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एक और फॉर्म होती है, सेक्शन 4.10। इसमें क्या है जी, इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन विच कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू mx प्लस c। और m इसके अंदर क्या है, स्लोप है, और b जो है एंड b इज द y इंटरसेप्ट। अच्छा, ये b लिखें या c लिखें, c इज द y इंटरसेप्ट, ये बेसिकली c लिखना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है, इसमें अब क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है, 3 है, और स्लोप जो है वो 2 है, ये वाली। और ये बेसिकली हमारे पास यानी इक्वेशन को देखते हुए हम बता सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इक्वेशन एग्जांपल 9 है। एग्जांपल 9 में क्या कहता है जी कि एक मैन्युफैक्चरर है जिसकी टोटल कास्ट कंसिस्ट्स ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड ऑफ $200 प्लस प्रोडक्शन कास्ट $50 पर यूनिट है। एक्सप्रेस द टोटल एज ए फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। और सेकंड पार्ट क्या है कि ग्राफ करें इक्वेशन को, और थर्ड में क्या कहता है कि आप उसकी स्लोप को आइडेंटिफाई करें और सी इंटरसेप्ट को आइडेंटिफाई करें। तो अब इसके लिए ये है जी कि हम ये कहते हैं कि फ़र्ज़ किया कि x जो है वो रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड देन टोटल कास्ट इज गिवन बाय एंड द टोटल कास्ट यानी कास्ट पर यूनिट टाइम्स नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस ओवरहेड। और कास्ट पर यूनिट जो है वो 50 है, और नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड जो हैं वो x, और ओवरहेड जो है वो 200 है। तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा, यानी कास्ट जो है वो क्या हो जाएगी, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50x प्लस 200। तो यहाँ जो सी इंटरसेप्ट है यानी इस केस में वो 200 है, और स्लोप जो है वो क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी। बेसिक आपने इस प्रॉब्लम से ये इक्वेशन बनाई, और इस इक्वेशन में आप बता सकते हैं कि स्लोप क्या है और सी इंटरसेप्ट क्या है और स्लोप क्या है। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखना चाहें तो ये इस तरह होगा
एक साइड पे आपका x जा रहा है 0 2 4 6 up to 10 और दूसरे एक्सिस पे y जा रहा है 0 100 200 300 400 600। आप इस तरह हर वैल्यू यानी 0 पे 200 बनेगा, 2 पे कितना बनेगा, 3 पे कितना, 4 पे कितना, यानी ये सेम काम है कि आप x की वैल्यू यानी यहाँ पे पुट करते जाएंगे और c की वैल्यू आएगी और वो जो पॉइंट्स बनेंगे उन पॉइंट्स को आप ड्रा करेंगे तो आपके पास लाइन आ जाएगी जो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। सेक्शन 4.11 है, इसमें क्या कहते हैं जी कि आप डिटरमिन करें द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और 4.11.1 में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। जनरल फार्मूला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का है y इक्वल टू mx प्लस c या क्या जो भी है। इफ वी नाउ द स्लोप ऑफ m इन y इंटरसेप्ट, यानी y इंटरसेप्ट क्या होगा 0 के, यानी x 0 पुट करेंगे तो y क्या आएगा ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग एन इक्वेशन, then we simply substitute the value of m and k into the slope intercept form। अब हमारे पास एग्जांपल 10 है। एग्जांपल 10 में क्या कहता है जी कि फाइंड करें आप इक्वेशन को ऑफ द स्ट्रेट लाइन दैट हैज अ स्लोप m इज इक्वल टू 4 और जो कि पास होती है एक लाइन से जो कि -1 और -6। सबसे पहले हमारे पास जो जनरल फार्मूला है y इक्वल टू mx प्लस k है। अब इसमें पॉइंट हमने पुट करना है -1 और -6, यानी x आ जाएगा -1 और y क्या आएगा -6। ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 4 इंटू -1 प्लस k। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी -6 -4 प्लस 4 हो जाएगा तो ये इधर आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा -6 प्लस 4 +4 तो वो हो जाएगा -2। k की वैल्यू क्या होगी -2 आ जाएगी। ये जो k की वैल्यू -2 है तो हेंस y इंटरसेप्ट जो है वो -2 है और we will substitute the value into the slope intercept form to get the equation of the straight line और वो equation of straight line हमारे पास क्या हो जाएगी y is equal to 4x minus 2, यानी k की जगह हमने जो है वो 2 सब्सटीट्यूट किया, टोटल हमारे पास equation आ जाएगी y is equal to 4x minus 2। इसके बाद हमारे पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है कि if we know the slope m and the point which lies on the line, then we can find y-intercept which is k by substituting m and the given point into the slope intercept form, that is y is equal to mx plus k। अच्छा, अब हमारे पास है कि write the equation of the line in slope intercept form with a slope -3 और जो कि पॉइंट से क्रॉस होती है वो 3 और -2 है। अब यानी यहाँ स्लोप दिया हुआ है, स्लोप क्या है m -3 दिया हुआ और एक पॉइंट दिया हुआ है और जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई है y इज इक्वल टू mx प्लस k। अब पॉइंट दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू m की वैल्यू दी है -3 इंटू 3 प्लस k और k की वैल्यू आ गई 7 और k की वैल्यू 7 आई है तो आप इसको दोबारा से इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू -3x प्लस 7, तो ये उसकी इक्वेशन आ गई पॉइंट स्लोप फॉर्म की। इसके बाद हमारे पास पॉइंट स्लोप फार्मूला जो कि ऑलरेडी हमने देखा था, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हों लाइक x1 y1 और x2 y2 तो उसकी स्लोप जो है वो y माइनस y1 और x माइनस x1 होती है, इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म कहते हैं। और उसको रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब इसके लिए सिंपल तरीका है कि आपके पास एक पॉइंट हो और स्लोप दी हो, आप इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे m स्लोप 4 है which passes through the points 1 और -6, तो 1 यानी x1 की वैल्यू -1 और y1 की वैल्यू 6 आई है और m जो है वो 4 दिया हुआ है। अब इसी फार्मूले को ऊपर वाले को देखें तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू क्या आएगी -6 इज इक्वल टू m की वैल्यू 4 है इंटू x माइनस x1 की वैल्यू क्या है -1। सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस 2 और ये इसकी
इक्वेशन आ गई जिसको पॉइंट स्लोप फार्मूला कहते हैं। इसी तरीके से आपके पास एग्जांपल है जी 13, और इसमें भी आपको क्या दिया हुआ है कि स्लोप 2/3 दी हुई है और पॉइंट ये दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है जो ये ऊपर वाली एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हैं। अब हमारे पास आ गई 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में हमारे पास x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स होंगे, तो उस केस में स्लोप y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 हो जाएगी, या y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x1 हो जाएगी। अब हमें दो पॉइंट्स दिए हुए, यानी एक है -1 4 और एक है 2 और -2, और स्लोप दैट गोज थ्रू द 2 पॉइंट्स। अब यहाँ यानी पिछले केस में एक स्लोप थी और एक पॉइंट था, इस केस में दो पॉइंट्स हैं, तो यहाँ यानी m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 हो जाएगा -2 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस इंटू -1। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2, और उस m की वैल्यूज को गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। आप हर पॉइंट के लिए फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी विल फाइंड y इंटरसेप्ट बाय यूजिंग द पॉइंट स्लोप फार्मूला। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। m की वैल्यू हम क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे, और x आपको ये फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट के लेते हैं -1 और 4, y माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू एक्स माइनस -1, और y हो जाएगा -2x प्लस 2। ये फर्स्ट पॉइंट के लिए। इस तरह आप सेकंड पॉइंट के लिए भी यही सेम काम कर सकते हैं। तो ये आपके पास इसकी सेकंड पॉइंट की इक्वेशन आ जाएगी। इसके अलावा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। ये अगेन सेम केस है, दो पॉइंट दिए हुए हैं, स्लोप का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 वैल्यूज पुट की, तो y की m की वैल्यू 3 आ गई। उसके बाद आपने उस m की वैल्यू को और फर्स्ट पॉइंट को ये फार्मूले में पुट करना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 6, तो y हो जाएगा 3x माइनस 9। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। इसके बाद आपके पास पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइंस कब होती हैं? दो लाइंस पैरेलल होती हैं, two lines with the given slopes m1 and m2 are said to be parallel to each other if and only if m1 is equal to m2। इन दो लाइन पैरेलल तब होती हैं जब उनकी स्लोप्स इक्वल हो, m1 स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। और दो लाइन परपेंडिकुलर कब होती हैं कि जब एक की स्लोप दूसरे का रेसिप्रोकल हो, या उन दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 1 आए। अब हमारे पास एग्जांपल 16 है। इसमें कहता है जी कि गिव आपको दो लाइंस दी हुई हैं जो कि पास हो रही हैं पॉइंट 3 और -2 से। अगर एक लाइन जो है वो परपेंडिकुलर टू y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 पे है, और अदर लाइन जो है वो पैरेलल टू इट है, तो आप इक्वेशन ऑफ टू लाइंस फाइंड आउट करें। अब हमें ये जो y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 जो है, इसकी जो स्लोप है, the slope of y is equal to 3x plus 1 is 3, ठीक है। and the slope of line passing through points 3 और -2 and perpendicular to y is equal to 3x plus 1 जो है वो must be क्या होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, -1/3 होनी चाहिए। और स्लोप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 फर्स्ट पॉइंट के है हमारे पास -2 है, इज इक्वल टू m क्या है -1/3 इंटू एक्स माइनस x1 के है 3 है, तो y हो जाएगा -1/3 x माइनस 1। इसी तरीके से लाइन पासिंग थ्रू 3 और -2 इन पैरेलल टू y is equal to 3x plus 1 has also slope 3, hence by point formula y minus y1 is equal to m into x minus x1, और y minus y1 की वैल्यू -2 आ गई is equal to m3 into x minus x1 3 आ गया, तो y is equal to हो जाएगा 3x minus 11। इसके बाद आपके पास सप्लाई और डिमांड एनालिसिस है। सप्लाई और डिमांड एनालिसिस से क्या मुराद है कि
किसी भी प्रोडक्ट के लिए यूजुअली रिलेटेड टू इट्स प्राइसेस। अगर आपके पास सप्लाई जो है वो डोमिनेट्स करती है द डिमांड ऑफ द प्राइस यूजुअली टेंड्स टू गो टू डाउन, और इफ द डिमांड डोमिनेट्स द सप्लाई, यानी अगर डिमांड डोमिनेट करती है सप्लाई को तो प्राइसेस जो है वो टेंड्स टू राइज, वो बढ़ती हैं। और इसी तरीके से अल्टीमेटली द प्राइसेस मूव्स टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम, इस वजह से वो प्राइसेस इक्विलिब्रियम की तरफ आती हैं एट विच द सप्लाई एंड डिमांड्स बिकम इक्वल। फिर उसमें सप्लाई और डिमांड क्या बता जाती है, इक्वल हो जाती हैं। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास फर्ज किया कि प्राइस है $9 की पर बॉक्स ऑफ एप्पल्स, यानी एप्पल की पर बॉक्स की जो प्राइस है वो $9 है, और सप्लाई इन डिमांड ऑफ 3,20,000 और 2 लाख बॉक्सेस जो है वो रेस्पेक्टिवली हैं, यानी सप्लाई इतनी और डिमांड इतनी है। और उसमें क्या कहता है कि एट अ प्राइस ऑफ $8.5 ईच बॉक्स द सप्लाई इन डिमांड इज 1,17,000 एंड 3 लाख रेस्पेक्टिवली। अब वो क्या कहता है कि आप क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करें ए प्राइस सप्लाई इक्वेशन ऑफ द फॉर्म P is equal to mx plus b when P is given price in dollars and X is the given supply in thousands of boxes। और सेकंड में क्या कहता है कि एस्टेब्लिश करें ए प्राइस डिमांड इक्वेशन ऑफ द फॉर्म P is equal to mx plus b when P is given price in dollars and X is given price in thousands of boxes। और तीसरे केस में क्या कहते हैं कि आप क्या करें, ग्राफ करें द प्राइसेस को और सप्लाई और प्राइसेस को, डिमांड इक्वेशंस इन सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट, उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करें। तो ये तीनों केसेस को हम 1 बाय 1 देखते हैं। अब हमारे पास जो है वो पहले केस में है जो प्राइस सप्लाई इक्वेशंस को अगर हम देखें, वी नीड टू फाइंड 2 पॉइंट्स इन द फॉर्म ऑफ QP दैट आर ऑनली सप्लाई लाइंस। और स्लोप ऑफ लाइन जो है उन पॉइंट से गुजरेगी जो हमें पॉइंट दिए हुए, 320,9 और 270,8.5, और इसकी जो स्लोप है वो क्या होगी, m इक्वल टू y2 माइनस y1 ऑफ x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा 8.5 माइनस 9 और डिवाइड बाई 270 माइनस 320, तो ये हो जाएगा 0.01। और इस केस में जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, और y इस केस में क्या है, p है माइनस 9 इज इक्वल टू 0.01 इंटू एक्स माइनस 320, और यहाँ से p की वैल्यू जो है वो 0.02x प्लस 5.8 हो जाएगी। इस तरीके से सेकंड केस में हमारे पास जो है वो पॉइंट्स जो हैं 200, 9 और 300 और 8.5 है। तो इस केस में m की वैल्यू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 हो जाएगा, m ये हो जाएगा। और इसी तरीके से y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, यहाँ p की वैल्यू ये आ जाएगी। और थर्ड केस में क्या था कि वी इक्वेट प्राइस सप्लाई इक्वेशंस एंड प्राइस डिमांड इक्वेशंस टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दोनों इक्वेशन इक्वल होंगी, जो फर्स्ट वन है और सेकंड वन है। इन 0.02x प्लस 5.8 इज इक्वल टू माइनस 0.005x प्लस 10। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 200 आ जाएगी। अब आपके पास यानी ये x एक्सेस आ गया, ये आपका y एक्सेस आ गया, और आपके पास एक इक्वेशन आपने फाइंड आउट की, यानी ये पॉइंट आपके पास 270, 8.5 था और ये 320, 9 था, और ये एक लाइन बन गई है जिसकी लिए जो इक्वेशन हमारे पास थी वो p इज इक्वल टू 0.01x प्लस 5.8, यानी प्राइस सप्लाई इक्वेशन जो थी फर्स्ट। और डिमांड वाली जो है उसके लिए एक पॉइंट था 300, 0.8.5 और 200, 9। इनको जब हमने ड्रा किया और ये इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो प्राइस डिमांड इक्वेशन थी, और p इज इक्वल टू माइनस 0.005 प्लस 10, ये इक्वेशन बनी है। तो अब हमारे पास इन दोनों इक्वेशनों को जब हमने कंबाइन किया तो ये वाला एक ऐसा पॉइंट है
कि जो कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट्स आया, और वो पॉइंट हमारे पास क्या है 280, 8.6 ये वाला। और इसी तरीके से इक्विलिब्रियम इस साइड पे इक्विलिब्रियम प्राइस जा रही है और इस साइड पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जा रही है। इसके बाद हमारे पास कुछ सेकंड हम देखते हैं 4.12 सेक्शन है लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 2 वेरिएबल्स। तो मोर देन जब 2 वेरिएबल्स होंगे तो हम उनको कैसे देखेंगे। फर्ज किया कि हमारे पास 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी ये एक्स एक्सिस आ जाएगा, ये वाई एक्स और ये जी एक्सिस, 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो अब हमारे पास जब मोर देन 3 वेरिएबल यानी 2 वेरिएबल से ज़्यादा हो, 3 वेरिएबल्स हों, जैसे a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस 1 इज इक्वल टू बी, इस तरह फोर्थ में हो सकती है, फिफ्थ में हो सकती है, अनुसार। अब हमारे पास इसके लिए एग्जांपल 18 है। इसमें कहता है कि आपके पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12 और डिटरमिन करें द कोऑर्डिनेट ऑफ x, y एंड z इंटरसेप्ट। तो इसका सोल्यूशन क्या है जी कि फर्स्टली वी सेट एनी 2 वेरिएबल्स equal to 0 and then we will solve for the remaining variables like ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करनी है, बाकी सिंपल है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि y और z 0 रखते हैं इसमें, तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी 2x प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 12, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो यानी पहला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 6 0 0। इसी तरीके से हम x और z को 0 रखते हैं, x यहाँ 0 और z 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो 3y इक्वल टू 12, तो y हो जाएगा 3 4 12। तो अब जो दूसरा पॉइंट है वो 0 4 और 0 हो जाएगा। उसके बाद आप x और y को 0 रखें, आपके पास z की वैल्यू आ जाएगी विच इज 3, तो 0 0 3। तो इस तरीके से आपके पास 6 0 0 0 4 0 और 0 0 3, ये आपके पास 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। और देन 3 वेरिएबल्स के लिए जो फर्ज किया आपने, इक्वेशन देखी कि 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। तो ये पॉइंट जो है वो 3 है, ये 6 है, ये 4 है, और इनकी कम्बिनेशन से हमारे पास ये इक्वेशन बनी है जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यानी बेसिक ये था कि हमारे पास जो पहला पॉइंट था वो क्या था 6 0 0, ये x 6 है, y 0 और z 0। दूसरा पॉइंट हमारे पास था 0 4 0, 0x 0 है और y 4 है और z भी 0 है। तीसरा था 0 0 3, यानी x 0 y भी 0 और z 3 है, ये तीसरा पॉइंट था। इनको कंबाइन किया और ये हाईलाइटेड एरिया जो है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12, ये 3 वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन आ गई है। ठीक है, तो अब आपके पास 4.13 सेक्शंस में ये जितने भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस हैं, ये जो हमने सारी सेक्शंस पढ़ी है उसके सॉल्व करने आपने पहले आपने ग्राफ करना है इन इक्वेशनों को, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी हमने रेलिवेंट पढ़े हैं ये आपने सॉल्व करने, तो ये हमारे पास यूनिट 4 कंप्लीट होगी। और नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम यूनिट 5 और इससे कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट यूनिट्स को लेकर चलेंगे।